सभी दोस्तों का अभिवादन। आज बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम एक अन्य नए टॉपिक के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं और हमारा आज का विषय है लेसन प्लानिंग यानी पाठ योजना। तो पाठ योजना क्या होती है, पाठ योजना की क्या आवश्यकता और महत्व है तथा पाठ योजना बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि पाठ योजना है, लेसन प्लानिंग है, वो हमारी टीचिंग का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये एक अच्छे टीचर का गुण है कि जब वो कक्षा में शिक्षण के लिए जाए तो उससे पहले अपनी लेसन प्लानिंग कर ले। ठीक है। अब जो हमारे बीएड प्रशिक्षणार्थी हैं, जो ट्रेनीज हमारे हैं, उन्हें तो जो है एक फॉर्मल वे में यानी जो एक निश्चित प्रारूप है पाठ्य योजना का, उसमें वो अपना पाठ्य योजना बनाते हैं। लेकिन जब हमारी नौकरी लग जाती है, सामान्यतः जब हम विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हम इन चीज़ों को दुर्भाग्यवश फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर हम उसको एक प्रॉपर एक डायरी में उसको जो है मेंटेन नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन क्लास में जाने से पहले हम अपने दिमाग में अपनी पाठ्य योजना का एक फ्रेम जरूर बना लें, जिससे कि हम अपने शिक्षण को, अपने टीचिंग को जो है प्रभावशाली बना सकें और टाइम बाउंड उसे बना सकें। तो सबसे पहले हम ये स्पष्ट कर लें कि पाठ्य योजना होती क्या है। पाठ्य योजना जो है शिक्षण की क्रियाओं की एक योजना है, जिसे हम अपने उद्देश्यों को दिमाग में रख के बनाते हैं कि हमारे उद्देश्य क्या हैं। और पाठ्य योजना बनाने के बाद जो पाठ्य योजना मतलब मैं जो कह रहा हूँ कि ये कार्यों की एक योजना है। कार्यों की योजना मतलब कि हमें क्या पढ़ाना है, हमें किस विधि और प्रविधि से पढ़ाना है, हमें किन किन मटेरियल का जो है प्रयोग करना है और हमें पढ़ाने के अंत में जो है मूल्यांकन की किन विधियों का या किन तरीकों का प्रयोग करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है पाठ्य योजना में होती है। जहाँ तक शिक्षक प्रशिक्षण की बात है, बीएड ट्रेनिंग की बात है, तो यहाँ पे पाठ्य योजना का एक महत्वपूर्ण स्थान आपका है। ठीक। जब हमारे जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं, जब फील्ड टीचिंग के लिए जाते हैं, प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं, या हमारे बीएड के ट्रेनीज में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास की बात की जाती है, तो वहाँ पे पाठ्य योजना अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। पाठ्य योजना का महत्व क्या है? पाठ्य योजना का महत्व ये है कि सबसे पहले तो हम अपनी टीचिंग को नियोजित तरीके से आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करती है। जो पाठ्य योजना होती है हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करती है, क्योंकि हम अपनी पाठ्य योजना में पहले ही ये निर्धारित कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, किन विधियों का प्रयोग करना है, और जो हमारा मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे हम कहते हैं, उसको किस समय किस बिंदु पे हमें जो है इसको प्रदर्शित करना, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। ठीक है। तो एक प्रकार से हमारी टीचिंग को दिशा देती है और समय की बचत करती है। समय की बचत इस प्रकार से करती है, यदि हम नियोजित तरीके से हम क्लास में नहीं जाते हैं तो कई बार हम जो है चीज़ों से या अपने बिंदु से भटक जाते हैं और समय ऐसे ही अनावश्यक बर्बाद हो जाता है। तो समय को बचाने के लिए समय का जो है जितना भी समय हमें मिला हुआ है एक पीरियड का, उस समय को हम पूरा का पूरा जो है टीचिंग में खर्च करें, या आपका जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें हम उसको इन्वॉल्व करें। तो इसके लिए हमें जो है हमारी जो पाठ्य योजना होती है हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करती है। और इसके द्वारा जो है जो हमारा जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान में जो है समय की बचत जो मैं कह रहा हूँ वो होती है, और लक्ष्यों की ओर हम केंद्रित हो जाते हैं, लक्ष्यों की ओर हम उन्मुख हो जाते हैं। क्योंकि पाठ्य योजना बनाने से पहले पाठ्य योजना का सबसे प्रारंभिक जो चरण होता है वो उद्देश्यों का निर्धारण होता है। ठीक है। हम जो है कोई टॉपिक लेके हम क्लास में जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को प्लान करने से पहले हम उसके उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं कि हम कोई जो है कहानी पढ़ा रहे हैं, हम कोई पोयम पढ़ा रहे हैं या दूसरे प्रकार का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो इसको पढ़ाने के उद्देश्य क्या है। तो जब हमारे उद्देश्य पहले ही निर्धारित हो जाते हैं तो फिर हमारी टीचिंग जो है उद्देश्यों की ओर उन्मुख हो जाती है। तो इस प्रकार जो है आपका जो हमारी पाठ्य योजना है, जो लेसन प्लान है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है।
अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको जो है एक पाठ्य योजना बनाने में ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले उद्देश्यों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो पाठ्य योजना बनाने के प्रारंभ में जब हमारी पाठ्य योजना शुरू होती है तो सबसे पहले उसमें उद्देश्यों की चर्चा होती है, यानी ऑब्जेक्टिव्स। तो पाठ्य योजना बनाते समय हम दो प्रकार के उद्देश्यों की चर्चा करते हैं, एक है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? सामान्य उद्देश्य किसी विषय को पढ़ाने का उद्देश्य है। हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाने के जो हमारे उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों का हम सामान्य उद्देश्य कहेंगे। और जो ये सामान्य उद्देश्य होते हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी दीर्घकालीन होते हैं। और जो हमारा पूरा जो हमारा एजुकेशनल लाइफ है उसमें इनको जो है अटेंड करने का, इन गोल्स या इन लक्ष्यों को जो हमारे सामान्य उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इनकी प्रवृत्ति जो है मुख्यतः दार्शनिक होती है और ये लॉन्ग टर्म होता है। मतलब जैसे मैं अगर उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँ कि माना सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के जो सामान्य उद्देश्य हैं वो है कि बालकों में जो है सामाजिक गुणों एवं कौशलों का विकास करना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, आपका सामाजिक मूल्यों एवं संस्कृति के प्रति जो उसका जो है आस्था उसकी जो है विकसित करना, ठीक है। तो ये सामान्य उद्देश्य है। और जब हम अब क्योंकि हम जैसे सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में कक्षा 6 से पढ़ाना शुरू किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कक्षा 6 में या कक्षा 7 में एक ही कक्षा में जो है सामाजिक गुणों का विकास कर लें। ये टाइम टेकिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इन उद्देश्यों को हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं। दूसरी बात आती है विशिष्ट उद्देश्य, यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जिन्हें कहते हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि ये उद्देश्य जो है पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जिसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। माना जो है हम कक्षा में सौर मंडल के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सौर मंडल को जो हम पढ़ा रहे हैं तो सौर मंडल को पढ़ाने के बाद जो है हम बच्चों में क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पेसिफिक उद्देश्य, और जो स्पेसिफिक उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, आपको इन्हें एक निश्चित समय में जो है प्राप्त करना होता है। यानी माना आप एक टॉपिक को 30 से 35 मिनट में, माना आपने जो है आपका कालांश निर्धारित है, आपका पीरियड निर्धारित है, तो आपको इस 30 से 35 मिनट के पीरियड में ही आपको जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनको अटेंड करना है, उनको प्राप्त करना है। तो ऐसे उद्देश्य कहलाते हैं क्या? विशिष्ट उद्देश्य। अब जब विशिष्ट उद्देश्यों की बात आती है तो विशिष्ट उद्देश्यों को हम जो विभिन्न प्रकार की टैक्सोनॉमी है जिसमें जो है उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है उसके आधार पे जो है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम उनको बांटते हैं, ठीक है। तो जैसे विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बच्चे को ज्ञान देना। जैसे बच्चा जो है उसकी परिभाषा कहेगा, आपका जो है प्रत्यास्मरण उसका करेगा, उसको रिकॉल एंड रिकॉग्निशन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसका ज्ञान देना, या जैसे आप सौर मंडल की बात कर रहे हैं तो सौर मंडल के अर्थ को वो बता पाएगा या सौर मंडल को परिभाषित कर पाएगा कि सौर मंडल क्या होता है। दूसरा, इसमें जो है विशिष्ट उद्देश्य के अंदर जो दूसरा पॉइंट है या दूसरा उद्देश्य हम इसको कहें तो वो है बोधात्मक उद्देश्य, यानी जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो आपका ऑब्जेक्टिव है या कम्प्रिहेंशन पे है। तो इसमें क्या है कि उस टॉपिक के बारे में आप बच्चे में क्या समझ विकसित करना चाहते हैं। तो आप लिखते हैं कि बच्चा जो है ग्रह और उपग्रह में अंतर कर पाएगा, ठीक है। तो ग्रह और उपग्रह में बच्चा अंतर कब करेगा? जब वो ग्रह और उपग्रहों के बारे में क्या कर लेगा, वो जो है चीज़ों को समझ जाएगा कि ग्रह का नेचर क्या है और उपग्रह का नेचर क्या है। वो सौर मंडल की व्याख्या कर पाएगा, उसको एक्सप्लेन कर पाएगा अपने शब्दों में,
ठीक है। अब किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन अपने शब्दों में कब कर पाते हैं, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका दूसरा उद्देश्य, जिसे हम बोधात्मक उद्देश्य कह रहे हैं। तीसरा इसमें आता है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य यानी एप्लीकेशन लेवल पे जो काम होता है। तो एप्लीकेशन लेवल में क्या है, जैसे वो विभिन्न प्रकार के जो आकाशीय पिंड हैं उनको विश्लेषित कर पाएगा, उनका एनालिसिस कर पाएगा। ठीक है, या सौरमंडल से संबंधित जो प्रश्न उसको पूछे जाएंगे वो उनका उत्तर बता पाएगा या उनका उत्तर लिख पाएगा। ठीक है, इस प्रकार के उद्देश्यों को हम क्या कह सकते हैं, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। और इसके बाद चौथा आता है सृजनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक उद्देश्य यानी जो आपका क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ उद्देश्य है। उसमें क्या होगा कि बच्चा जैसे सौरमंडल का वो चित्र बनाएगा, ठीक, या उसको जो है माना जो है उसको ग्रह, हमने उसके सामने 8 ग्रह रख लिए, 8 ग्रहों के नाम दे दिए। ठीक है, तो दूरी के हिसाब से, पृथ्वी से दूरी के हिसाब से उनको अरेंज करना, या जो है उनके आकार के हिसाब से उनको अरेंज करना, वो इसमें कर पाएगा। तो ये आपका क्रिएटिव लेवल का जो है क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि पाठ्य योजना में एक महत्वपूर्ण बात जो समझने लायक है वो आपका उद्देश्यों का निर्धारण है। ठीक है, तो उद्देश्य में 2 प्रकार के उद्देश्य हम बता रहे हैं। पहला जो है सामान्य उद्देश्य है और दूसरा जो है क्या है, विशिष्ट उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य लगभग हमेशा एक जैसे रहते हैं। हाँ, जैसे सामाजिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं तो इतिहास में वो इतिहास के अकॉर्डिंग हो जाएंगे और जो है आपका भूगोल में भूगोल के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक के अनुसार बदलते रहते हैं। वहाँ पे हम सौरमंडल को परिभाषित करने की बात कर रहे थे, किसी दूसरी जगह दूसरे टॉपिक में हम जलवायु को परिभाषित करने की बात करेंगे। हालांकि रहेगा यही, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और सृजनात्मक, लेकिन उसके अंदर प्रकरण के अनुसार जो है हम उसका जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है उद्देश्यों के बारे में हमारी चर्चा होगी। तो उद्देश्यों को निर्धारित करने में या उद्देश्यों को लिखने में एक जो महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि उद्देश्य हमेशा निश्चित और स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, और उद्देश्य अटेनेबल होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आपने अपनी पाठ्य योजना में मतलब कुछ ऐसे उद्देश्य लिख लिए कि जो व्यवहारिक नहीं है, आप सैद्धांतिक रूप में चल रहे हैं, जिनको अटेन ही नहीं किया जा सकता, जिनको प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। तो उद्देश्य हमेशा अटेनेबल होने चाहिए, यानी प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके उद्देश्यों की चर्चा हो गई। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात चीज़ की मैं चर्चा इसमें करना चाह रहा हूँ कि जब हम अपनी लेसन प्लान को तैयार करते हैं, पाठ्य योजना को तैयार करता है, तो इसमें बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं। कई बार हमारे बच्चे जो हैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रश्न। तो बेसिकली यदि हम बात करें तो पाठ्य योजना बनाते समय हम 4 प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। पाठ्य योजना के प्रारंभ में जो प्रश्न यूज होते हैं पहले प्रकार के, उनको बोलते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न, यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। ठीक है, और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को हम ठीक प्रस्तुतिकरण से पहले, जब हम अपने पाठ को प्रस्तुत करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उससे पहले पूछते हैं। इंट्रोडक्टरी जैसे इसके नाम ही से जो है पता चल रहा है कि ये इंट्रोडक्शन करता है किसका, हमारे टॉपिक का। जो प्रकरण हम जो है बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस प्रकरण को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्नों को पूछते हैं। प्रस्तावना प्रश्नों का जो मुख्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि उस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को के बारे में जानना। यानी माना आप जो है सौरमंडल के बारे में पढ़ा रहे हैं, कक्षा 9 में माना जो है आपका टॉपिक है सौरमंडल, तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, इस टॉपिक को प्रेजेंट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सौरमंडल के बारे में अभी तक बच्चों की जानकारी क्या है। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को पता कर लेते हैं तो आपकी टीचिंग मतलब आप फिर कुछ बिंदुओं पे निश्चित हो जाते हैं कि आपको किन किन क्षेत्रों पे काम करना है और किन किन क्षेत्रों पे नहीं करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इन्हें कहते हैं। और सामान्यतः ये 4-5 प्रश्न जो है आप पूछते हैं और इसमें आपको जिग जैग मोशन का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न
हमारी पाठ्य योजना में आते हैं वो हैं विकासात्मक प्रश्न, यानी जिन्हें हम डेवलपिंग प्रश्न कहते हैं, डेवलपिंग क्वेश्चंस कहते हैं। जो डेवलपिंग क्वेश्चंस हैं उनका उद्देश्य है हमारे पाठ का विकास करना, हमारे पाठ को फॉरवर्ड करना, आगे बढ़ाना। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि सौरमंडल हमारा टॉपिक है, तो सौरमंडल टॉपिक को हम एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ खत्म नहीं कर देंगे। इस टॉपिक को हम छोटे छोटे बिंदुओं में बांटेंगे, माना टॉपिक को हम सब टॉपिक में बांटेंगे, ठीक है। इसका पहला सब टॉपिक हो सकता है कि सौरमंडल का अर्थ, दूसरा हो सकता है ग्रह, तीसरा हो सकता है उपग्रह, ठीक है। तो इस प्रकार से माना जो है हम सौरमंडल वाले टॉपिक को हम 3 उपभागों में हमने इसको बांट लिया, ठीक है। तो जब हम एक उपभाग शुरू करते हैं, माना हम सौरमंडल का अर्थ शुरू कर रहे हैं, पहला इसका उपभाग जो है इसका सब टॉपिक है, तो उससे पहले हम 2-3 प्रश्न पूछते हैं उससे रिलेटेड, सौरमंडल के अर्थ से रिलेटेड। यदि बच्चे आंसर देते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम जो उत्तर बच्चे जो उत्तर निकालते हैं वो ठीक है, सही गलत कैसे भी उत्तर दें। और यदि वो नहीं भी देते हैं तो उसके बाद जो है हम बच्चों को जो है उस सौरमंडल के अर्थ को समझाने की कोशिश करते हैं, उस सब टॉपिक को स्पष्ट करते हैं, उसका स्पष्टीकरण करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। फिर हम दूसरे सब टॉपिक पे जाते हैं, माना जो है हम ग्रह पे आ गए, तो ग्रह को स्टार्ट करने से पहले भी हम उससे रिलेटेड 2-3 प्रश्नों को पूछते हैं, 2-3 विकासात्मक प्रश्नों को पूछते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अपने सब टॉपिक शुरू करने से पहले हम जिन प्रश्नों को पाठ के विकास के उद्देश्य से पूछते हैं उन प्रश्नों को हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। तीसरे प्रकार के इसमें प्रश्न आते हैं मूल्यांकन प्रश्न, ठीक। तो जब हम अपने एक सब टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, माना हमने जो है ग्रह सब टॉपिक को पूरा कर लिया, मतलब हमने उसको स्पष्ट कर लिया, उसकी व्याख्या कर ली, बच्चों को उसको समझा दिया। तो उसके बाद ये जानने के लिए कि ग्रह के बारे में हमने जो व्याख्या बच्चों के सामने प्रस्तुत की, बच्चों के कितनी समझ में आया, वास्तविक जो उनका जो ज्ञान या जो एक्सपेक्टेड चेंज हम चाह रहे थे, उनमें जो अपेक्षित परिवर्तन हम बच्चों में लाना चाह रहे थे, क्या हम उसको ला पाए। तो उसके लिए हम जो है कुछ मूल्यांकन 2-3 या 1-2 हम मूल्यांकन प्रश्नों को पूछते हैं। माना हमने जो है उन्हें ग्रह के बारे में बताया कि ग्रह की परिभाषा क्या है, ग्रह कितने हैं, वो किस तरीके से जो है परिक्रमा करते हैं, उनकी गतियाँ कौन कौन सी है। तो इस प्रकार से हमने चीज़ों को बता दी, ठीक है। माना एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि माना मैंने ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर ली, तो उसके बाद मैं पूछता हूं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, ठीक है, या ग्रह होने की आवश्यक दशा क्या है, ग्रह किसे कहेंगे। जैसे प्लेटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो क्यों हटाया गया है, मतलब वो कुछ शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था। तो अपनी व्याख्या के आधार पे मैं कुछ क्या करता हूँ, प्रश्नों को पूछता हूँ, तो उससे बच्चे का मूल्यांकन हो जाता है। फिर मैं अगले टॉपिक पे जाता हूँ, अगले सब टॉपिक पे जाता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ, फिर उसके अंत में तो जितने सब टॉपिक मैं पूरा करूँगा, जितने सब टॉपिक की मैं टीचिंग करूँगा, उतने सब टॉपिक के लास्ट में मैं कुछ प्रश्नों को पूछूंगा, जिससे कि मैं ये जज कर पाऊँ कि जो टीचिंग मैं कर रहा हूँ, जो बच्चों को मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या वो सही प्रकार से उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं, और जो मेरा जो है उद्देश्य है टीचिंग का, क्या वो उद्देश्य पूरा हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन प्रश्न या इवैल्यूएशन क्वेश्चंस कहते हैं। एंड लास्ट एंड फोर्थ वन इज रिकैप्चुलरी क्वेश्चन, पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या होता है, पुनरावृत्ति यानी पुनः आवृत्ति, पुनः दोहराना। अब हमने जो है अपने टॉपिक में जो है 3-4 सब टॉपिक्स को पढ़ा लिया, तो एक बार पूरा ऊपर से शुरू से पहले सब टॉपिक से और लास्ट तक जो है थोड़ा थोड़ा हम ओवरव्यू करके, जहाँ पे हमें लगता है कि हमें बच्चे को प्रश्न पूछना चाहिए, बच्चे को जांच करना चाहिए, तो उनसे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। माना एक आध क्वेश्चन सौरमंडल के अर्थ से पूछ लिया, एक आध जो है आपका ग्रह से पूछ लिया, उपग्रह से पूछ लिया, तो हम लास्ट में जो है
पुनरावृत्ति पूरे पाठ की कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कहते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो ये चीज़ें थी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जब हम पाठ्य योजना तैयार करेंगे तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। आशा है कि इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ें बताएगी वो आपके लिए फलदायी होंगी। थैंक यू।